Now distribution of water bodies. The northern hemisphere has majority of land masses, while the southern hemisphere has more of water content. तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेटर है हमारे अर्थ पर जो एक इमेजिनरी लाइन है, वो इमेजिनरी लाइन पूरी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड वाला पार्ट है वो ज़्यादा है, पानी वाला पार्ट कम है। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड वाला पार्ट कम है और पानी ज़्यादा है। Thus, the southern hemisphere is also called the water hemisphere. इसलिए southern hemisphere को क्या बोलते हैं? Water hemisphere. The large mass of water has been divided into oceans, seas, bays and gulfs. There are 5 oceans. 5 oceans हैं हमारी. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and the Southern Ocean. Now, temperature of ocean water. The temperature of ocean water is not the same everywhere. It varies from place to place and from time to time. जो ओशियन का पानी है, समुद्र का पानी है, वो एक जैसा गर्म या एक जैसा ठंडा नहीं है। अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर उसका टेम्परेचर अलग है। Ocean water receives energy from the sun. It is the hottest near the equator and the coldest near the poles. तो जितना ज़्यादा आप पोल्स की तरफ जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा पानी आपको ठंडा मिलेगा, जबकि आप इक्वेटर की तरफ जाते जाएंगे तो आपको पानी गर्म मिलेगा। Another factor which affects the temperature of the ocean water is ocean currents. The warm ocean currents raise the temperature. दूसरा है ocean currents. Ocean currents अगर गर्म होंगे तो वो पानी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। अगर ओशियन करंट्स ठंडे होंगे तो वो समुद्र के पानी का जो टेम्परेचर है उसको कम कर ले आएंगे। Now circulation of ocean water. The water of the oceans is always in motion. पानी एक जगह रुकता तो है नहीं, वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करता रहता है ओशियन में। द मूवमेंट ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस इन 3 ways: waves, tides and ocean currents. Waves and ocean currents are the horizontal movement of ocean water, while tides are vertical movement. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो वेव है और ओशियन करंट है ये आपके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट शो करते हैं, जबकि टाइड आपके वर्टिकल मूवमेंट शो करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके मूवमेंट्स को ही जान लेते हैं कि किस तरीके से समुद्र का पानी मूव करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेव्स की। वेव्स आर द ऑसिलेटरी मूवमेंट्स इन वाटर. दे आर कॉज्ड बाय द ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द सरफेस वाटर. तो वेव्स क्यों आती हैं? क्योंकि पानी का जो सरफेस, दे आर कॉज्ड बाय ऑल्टरनेटिंग राइज एंड फॉल ऑफ द सरफेस वाटर. पानी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, राइज होता है, फॉल होता है, इसकी वजह से आपकी वेव्स जनरेट होती हैं, बनती हैं। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द विंड ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर इन द ओशियंस एंड सी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वेव्स. इसके अलावा हवा जो बहती है समुद्र के ऊपर और वाटर बॉडी के ऊपर, उसकी वजह से भी पानी में मूवमेंट होता है. पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर पुश्ड डाउन बाय द विंड एंड दे कम अप अगेन. This up and down movement is passed from one particle to another and this appears as a wave. लहरें चलती हैं ना, लगातार ऐसे ऐसे लहरें चलती हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? हवा चली, कुछ मूवमेंट हुआ, तो आप मूवमेंट यहाँ पर करोगे। जैसे अगर आपका ये एक वाटर बॉडी है, इसको हम छोटा सा वाटर बॉडी मान लेते हैं। अगर मूवमेंट इधर होगा तो वो पूरा मूवमेंट आपको यहाँ भी नज़र आएगा, यहाँ भी नज़र आएगा, इधर भी नज़र आएगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं पानी के वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और जिसकी वजह से अगर एक में मूवमेंट होगा तो वो मूवमेंट पास होता रहता है और आपको हर जगह मूवमेंट नजर आएगा. The wave travels in the direction of the wind. The actual forward movement of the water particles in a wave is limited. Therefore, waves travel great distances, but the water particles remain at the same place. देखो पानी यहाँ का है, वो यहीं रहेगा, ठीक है, पर मूवमेंट इधर भी होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल्स अपना मोशन मूव कर रहे हैं. ये हम साइंस में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जो एक्चुअल फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, वो जो वेव होती है, वो पानी ज़्यादा दूरी तक नहीं चल पाता, वो एक दूसरे को पुश करते हैं. जैसे कि यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो आगे वाले को पुश करेंगे, फिर ये इसे पुश करेंगे आगे वाले को, फिर ये उसे पुश करेंगे. तो एक दूसरे को जैसे धक्का होता है, लाइन होती है, लाइन, एक लाइन इमेजिन करो, जैसे हम असेंबली में लाइन बनाते हैं. अगर आगे वाला पीछे की तरफ होगा तो क्या होगा? पीछे वाला को भी धक्का लगेगा, फिर उससे पीछे वाले को भी लगेगा, उससे पीछे वाले को भी लगेगा.
या फिर लास्ट वाला बच्चा अगर आगे वाले को धक्का देगा तो आगे वाले को लगेगा, फिर उससे आगे वाले को लगेगा, तो वो बच्चा तो लास्ट में है, वो बच्चा जिसने शुरुआत की धक्के की वो तो लास्ट में है ना। और वो मूवमेंट कहाँ तक हुआ, पहले वाले बच्चे तक, जबकि वो बच्चा तो लास्ट में अपनी जगह पर खड़ा है। पर उसने क्या किया कि मूवमेंट जो किया उससे उसने एक दूसरे को पुश किया। पार्टिकल्स, जो बच्चे हैं हम उनको मानते हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स में मूवमेंट पहुंचा और उसने वो मूवमेंट दूर तक पहुंचा दिया। A wave is made of crest and trough. The upper part of the wave is called crust. तो देखो वेव इस तरीके से चलती है, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट, दिस इज क्रस्ट, और इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव। द लोअर पार्ट ऑफ द वेव इज ट्रफ, जबकि जो नीचे वाला पार्ट है वो हो गया आपका ट्रफ। इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड अ वेव हाइट। तो आपकी, अगर आप, मैं पूछूं कि आपका हाइट क्या है वेव की, तो वेव की हाइट क्या होगी, ये ऊंचाई, देख रहे हैं आप, ये वाली ऊंचाई, यानी क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की ऊंचाई। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स इज कॉल्ड अ वेवलेंथ। और वेवलेंथ आपकी क्या होगी कि आपका क्रेस्ट और ट्रफ एक पेयर बना के, ओके। द स्पीड ऑफ द विंड डिटरमाइंस द शेप एंड हाइट ऑफ द वेव। A light breeze produces gentle waves, while strong winds produce huge waves with the potential of causing widespread destruction. हवा कितनी तेज चल रही है ना, हवा कितनी तेज चल रही है उसी पर डिपेंड करेगा कि लहरें कितनी तेज होंगी। जितनी अच्छी हवा चलेगी, धीरे धीरे हवा चलेगी, लहरें उतनी ही धीरे धीरे आएंगी, आपको अच्छा लगेगा देखने में। जितनी तेज हवाएं होंगी उतनी ही तेज लहरें होंगी, और तेज हवा के संग अगर ज़्यादा लहरें उठेंगी तो वो अपने आसपास के एरिया में डिस्ट्रक्शन भी कर सकती हैं। An advancing wave which strikes the shore is called a swash, and a retreating wave is called a backwash. A wave that breaks apart as it approaches land, producing surf, is called a breaker. Now tsunami तो सबने सुना होगा कि यहाँ सुनामी आई, वहाँ सुनामी आई। The word tsunami has its origin in the Japanese language. It comes from the word su, that means harbor, and nami meaning wave. तो सुनामी किससे बना हुआ है, सू का मतलब हार्बर, यहाँ पर टी साइलेंट है, तो सू का मतलब हार्बर और नामी का मतलब वेव। Tsunamis are huge oceanic waves that are caused due to earthquakes, volcanic eruptions and landslides, both on land or underwater. तो ये tsunamis क्यों आती हैं, ये आती हैं अगर कहीं अर्थक्वेक आया है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, चाहे वो सरफेस पर हुए हैं, चाहे वो हो सकता है कि वो वाटर बॉडी के अंदर हुए हों, तो उसकी वजह से बहुत तेज लहरें जनरेट होती हैं, है ना, और बनता है हमारे पास सुनामी। As the waves reach the shallow waters on the coast, its speed reduces and height increases. When the waves strike the land, they cause massive destruction. और जब सुनामी आता है तो अपने आसपास बहुत ज़्यादा डैमेज को करता है। अब है टाइड। Sea water generally rises and falls twice a day, almost at regular intervals. This periodic rise and fall of sea water or ocean water is called tide. तो ये जनरली होते रहते हैं, पानी उठता है और नीचे आता है। ये पीरियोडिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका टाइम फिक्स रहता है ऑलमोस्ट। It is high tide when the level of water rises and low tide when the level of the water falls. The gravitational pull of the moon and the sun on the surface of the earth causes tides. अब tides आते क्यों हैं? Tides बनते हैं आपके force of attraction between moon and the earth, यानी कि moon और sun का जो gravitational force लगता है हमारी अर्थ पर, उसकी वजह से। Even though the moon is smaller than the sun, it exerts a much larger pull on the earth. देखो मून हमारे जो सन है उससे छोटा है, फिर भी हमारी अर्थ पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि एक तो वो हमारी अर्थ के पास है। दिस इज बिकॉज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। टाइड्स डू नॉट राइज टू द सेम हाइट एवरी डे। अब देखो टाइड्स की जो ऊंचाई होती है वो रोज़ बराबर नहीं होती है। The relative position of the moon and the sun with respect to the earth is responsible for the height of the tides.
तो पोजीशन क्या है सन, हमारे सन की, मून की, अर्थ से, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे टाइड कितने ऊंचे होंगे और कितने नीचे होंगे। देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस ऑन फुल मून एंड द न्यू मून, द सन, moon and the earth are in one straight line. The sun and the moon exert a combined gravitational pull on the earth. Therefore on these 2 days tides are the highest. This phenomena is known as spring tide. तो देखो spring tide को अच्छे से समझो, एक एक लाइन में समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। टू एक्सट्रीम पोजीशन यानी दो पोजीशन ऐसी हैं जब सबसे ऊंचे टाइड्स जनरेट होते हैं। एक तो फुल मून और न्यू मून, ठीक है। जब ये फुल मून और न्यू मून होते हैं तो जो सन और मून है वो सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में होते हैं। किस दिन होते हैं? जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है। तो सन, मून, अर्थ तीनों एक लाइन में होते हैं और सन और मून का कंबाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है आपका अर्थ पर, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल दोनों का मिलाकर लगता है। भाई देखो ये है, देखिए ये हमारी अर्थ, सन, मून तीनों एक लाइन में हो गए। तो जो सन और मून है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं। जब लगाते हैं ये ग्रेविटेशनल पुल कंबाइन होकर लगाते हैं, क्योंकि एक लाइन में है तो आपके जो टाइड्स हैं उनकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, ओके, जिसकी वजह से आपके स्प्रिंग टाइड आते हैं। ऑन अ हाफ मून डे द सन एंड मून मेक अ राइट एंगल विद द अर्थ। जबकि हाफ मून डे पर आपका जो सन और मून है वो राइट एंगल बनाते हैं। अंडर दिस circumstances द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द अर्थ कैंसल आउट ईच अदर। तो सन और अर्थ एक दूसरे का ग्रेविटेशनल पुल को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके लो टाइड्स बनते हैं और इनको बोलते हैं नीप टाइड। नो इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। टाइड्स ज़रूरी क्यों है? During high tide, the water level near the coast rises. This allows big ship to enter and leave the harbor. तो हार्बर में आने के लिए और हार्बर से शिप को जाने के लिए टाइड्स की ज़रूरत होती है। The ports of Kandla in Gujarat and Diamond Harbour in West Bengal are dependent on tidal conditions. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि दो ऐसे हार्बर बताइए जहाँ पर डिपेंड करता है शिप का मूवमेंट टाइड्स पर, तो वो हैं आपके कांडला इन गुजरात एंड डायमंड हार्बर इन वेस्ट बंगाल। ड्यूरिंग हाई टाइड फिशेस कम नियर द कोस्ट। देखो जो कोई नॉन वेजिटेरियन है और फिश पसंद करते हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन है कि जब हाई टाइड आते हैं ना तो मछलियाँ भी किनारे पर आ जाती हैं। दिस हेल्प्स फिशरमैन टू कैच अ गुड अमाउंट ऑफ फिश। व्हेन रिवर्स फ्लो इनटू द सी they carry with them large deposits of silt which they deposit at the mouth of the river. Tides wash away the deposits and prevent siltation of harbors. Energy of the tides can be used to generate electricity. इसके अलावा जो tides generate होते हैं उनकी जो एनर्जी है उससे आप बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी।